Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you in my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। आज से हम लोग पीजीटी फिजिक्स 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था 17 अगस्त को, उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी 125 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और आप लोग बने रहिए, मे बी ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो 8 और 9 लेक्चर्स तक चले जाए। ओके, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि कब कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि पीजीटी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें प्रीवियस ईयर से लगभग 80 to 70 पार्ट रिलेटेड रहता है। ओके, तो अगर आपको इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक देख के वो चैनल ज्वाइन करेंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और वहाँ पे पेपर भी अपलोड है, पेपर भी आप देख सकते हैं, जो भी ऑफिशियल पेपर था वो। तो आइए पहला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये शायद डी सीरीज़ था मेरे पास, उसका पहला प्रॉब्लम है। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 100:1 इंटरफेयर, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं और उनका इंटेंसिटी हमें दे रखा है, रेशियो दे रखा है, और हम कंसिडर कर लेंगे कि ये I1 है एंड ये I2 है। तो हमें अब फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के बीच में जो इंटेंसिटीज का रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए एक डायरेक्टली फार्मूला होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 और इसका भी होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, I1 100 एंड I2 1, अगेन I1 100 I2 1। जब पुट करेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और 10 माइनस 1 यहाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 डिवाइड बाई 81 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर मैच कर रहा है वो ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है? सेकंड प्रॉब्लम हमें कह रहा है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो हमें पीरियड ऑफ सैटेलाइट बताना है कि जो सैटेलाइट है उसका पीरियड क्या होगा। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेसिकली इसको हिंदी में भूत तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। अगर कुछ हिंदी मीडियम से देख रहे हो तो उनके लिए पता रहना चाहिए। इसका जो टाइम पीरियड होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो 24 आवर होता है, जो अर्थ का रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे उसके इक्वल। ओके, तो इसीलिए इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। 1 डे टाइम पीरियड। ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? केपलर्स लॉ यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस क्यूब। ओके, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे T1 डिवाइड बाई T2, R1 डिवाइड बाई R2 और होल पावर 3/2। ये हमें फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश किया और यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया। दे रखा है फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 1 हो जाएगा ये, इसका टाइम पीरियड 1 डे, और 16 टाइम्स दे रखा है तो यहाँ पे 16 आर पुट किया, और ये तो आर है ही। यहाँ से T2 जब कैलकुलेट करेंगे तो 64 डेज आएगा। तो यहाँ इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 64 डेज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो पूछ रखा है वो थर्मोडायनेमिक्स से था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ डिपेंडेंट। ओके, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते हैं वही क्वांटिटीज पाथ डिपेंडेंट होती हैं। तो U इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, P इज ऑल्सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बट PDB वर्क डन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो ये पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे पूछा है हमें फोर्थ क्वेश्चन जो था इस बुकलेट का, वो था द पोटेंशियल एनर्जी U फंक्शन ऑफ x ऑफ ए पार्टिकल
एग्जीक्यूटिंग SHM इज। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म पूछा है, जो पार्टिकल SHM को एग्जीक्यूट करता है उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म क्या होगा। फॉर्म हम लोग जानते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो हमने बचपन से ही रट रखा है। पर वो जब हम हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0 हम लोग मीन पोजीशन लेते हैं तब होता है। अगर हम x इक्वल टू ए ले लें, x इक्वल टू ए के अबाउट अगर SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये फॉर्म बन जाएगा उस पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइन आंसर क्वेश्चन है। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है। कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ लेंथी भी हैं, कुछ इजी भी हैं, और सही पेपर था, आसानी से आप लोग कर सकते थे, 90 अब कर सकते थे। ओके, तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? इट इज एज्यूम्ड टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 64,000 किलोमीटर। ओके, तो ये अर्थ का रेडियस होता है और हमें पूछ रखा है इन्होंने कि कैपेसिटेंस क्या होगा अर्थ के केस में। ओके, तो इसका डायरेक्टली आंसर वैसे तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी पढ़ा, सॉरी 12th क्लास में नहीं पढ़ा था कि अर्थ को अगर हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर एज्यूम कर लें तो जो उसका कैपेसिटेंस होगा वो 711 माइक्रोफैरड आता है। ओके, इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7, ये पाई का वैल्यू है, इसी के साथ एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे देख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कभी कभी ये यूनिट्स भी पूछ ली जाती हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताइए, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सभी चीज़ें। और हम लोग यहाँ पे ए के प्लेस पे अर्थ का जो रेडियस दे रखा है वो पुट करेंगे मीटर्स में। मीटर्स में जब पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी, कैलकुलेशंस को करेंगे। 4 ये वाला पार्ट 12.56 आएगा, इसके साथ साथ इसका मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो 10⁻⁻9। यहाँ से आप देख सकते हैं +3 पावर है, -12 पावर है, तो कितना बचेगा, -9 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे ये जब हम इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें ये फाइंड आउट हुआ। इसके बाद 10⁻⁻9 है तो हम इसे माइक्रोफैरड में कन्वर्ट कर लेंगे। इस पॉइंट को इधर ले जाके 3 प्लेस और 10⁻+3 इस पर आ जाएगा तो -6 आ जाएगा और वो माइक्रो फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया अप्रॉक्सीमेट 0.39, पर वो नहीं दे रखा है, पर हमारा काफ़ी हद तक मैच हो गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। ओके, तो डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिया था इनने कि जो माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू क्या होता है। तो ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, म्यू साइन आई इज द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। ओके, ये हमारा 6th प्रॉब्लम था। 7th प्रॉब्लम कह रहा है इनफाइनाइट इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन एट डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 16 मीटर एंड 32 मीटर एंड सो ऑन। ओके, इनफाइनाइट चार्जेस हैं, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीपी बन रही है। हाँ, जीपी बन रहा है ये, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्ज आर। ओके, तो सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और कभी कभी हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो कैलकुलेशंस करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है फॉर ए पॉइंट चार्ज पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ओके, सभी का सम करेंगे, R1 R2 यहाँ पे पुट किया हमने, देख सकते हैं, और ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सभी जो चार्जेस हैं वो इक्वल अमाउंट में है, तो कॉमन आ जाएंगे सभी टर्म से, और R1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, R2 1/2, R2 2 है, पर अब वो हमारे डिनोमिनेटर में है तो वहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/4, 1/16, इस तरीके से ये हमारा एक जीपी बन जाएगा विद कॉमन रेशियो 1/2 एंड फर्स्ट टर्म इज 1।
ओके, तो इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी के केस में जो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है वो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर जीपी में एन टर्म्स हैं तो उसके लिए सम का वैल्यू होगा वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये कभी कभी यूज हो जाता है जीपी एंड एपी, आप लोग देख लेंगे एक बार कहीं से भी। वैसे हैंडबुक ऑफ मैथमेटिक्स आता है अरिहंत का, वहाँ से देख लेंगे, बहुत ही अच्छा बुक है और शॉर्ट नोट्स हैं काफ़ी। 11th-12th पे बेस्ड है। आईआईटी जेई वाले स्टूडेंट जो हैं वो उसको प्रेफर करते हैं और यूज़ भी करते हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। उसका पीडीएफ अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसका यूज़ करेंगे। ए का वैल्यू 1 है, 1 माइनस हाफ, आर का वैल्यू हाफ, आर इज़ द कॉमन रेशियो, पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज को जब पुट किया तो हमारा जो सम आया वो 2 आया। 2 यहाँ रखेंगे इस जीपी की जगह पे, जीपी की जगह पे हमने 2 रख दिया, 2, और यहाँ पे 4 है तो 2 टू द 4, तो 2 आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा पोटेंशियल आ गया सभी चार्जेस की वजह से, और ये जो हमारा आंसर आया है वो ऑप्शन सी सेम दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा 7th प्रॉब्लम था। अब 8th प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विद ए स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। ओके, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द ड्रॉप्स, जो ड्रॉप्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, व्हाट विल बी न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, तो उनकी न्यू जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, जो स्टेडी वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, ये पूछ रखा है इन्होंने। तो सिंपल, यहाँ पे हमें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखना होगा, और फॉर्मूला क्या, टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशनशिप आर के साथ देखना होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो रेडियस है ड्रॉप्स का उस पर आर की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं फॉर्मूला से कि आर टू द पावर 2 टर्मिनल वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है उसमें आ रहा है, तो वी टी इज इक्वल्स टू वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये हमारा एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप हो जाएगा। ओके, तो हमें इसी का यूज करना है, ज़्यादा कुछ का जरूरत भी नहीं है और सिंपल क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 8 ड्रॉप थी, 8 ड्रॉप्स थी, आपस में इकट्ठी हुई, आपस में मिली और मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना दी। ठीक है, तो बड़ी ड्रॉप बना दी तो इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम तो इक्वल रहेगा। ओके, सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। ओके, बड़ी जो ड्रॉप है उसका हमने रेडियस आर कंसिडर किया, छोटी ड्रॉप का जो रेडियस है उसे स्मॉल आर कंसिडर किया। ओके, बड़ी के लिए बड़ा आर और छोटी के लिए छोटा आर। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप फाइंड आउट होगा, 4/3 पाई, ये दोनों ही साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 आता है। यहाँ से हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ओके, तो ये रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट हुआ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये हमने एक रिलेशनशिप लिख रखा था पहले ही, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया है मैंने, अब लगा देते हैं, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं। आई एम नॉट आइडियल एंड नो वन इज आइडियल। ओके, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लग गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वी T1 डिवाइड बाई बी T2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ओके, ये आ गया, और हमें इनिशियल जो था वो दे रखा था कि इसमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये फाइंड आउट करना है, तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे आर स्क्वायर, और हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ, वो हमने यहाँ लिख लिया 2R, वैल्यू पुट की। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली कैलकुलेशंस को किया हमने, ये 5, 2 स्क्वायर इज 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 आ जाएगा, और जो वैल्यू है हमको जो बिग ड्रॉप है उसका टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट हो गया। टर्मिनल वेलोसिटी का जो वैल्यू आया वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया, और ये जो
वैल्यू आया है वो सी ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो हमने सी ऑप्शन को, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाइन्थ प्रॉब्लम देखते हैं इस सीरीज का। नाइन्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज। ओके, ये क्वेश्चन था, चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोस्कोप, पोलारीमीटर एंड इंटरफेरोमीटर। अब हमें केवल और केवल इसके लिए सही ऑप्शन से ही मतलब नहीं होना चाहिए, बाकी जो इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं उनसे भी मतलब होना चाहिए, बाकी इसका राइट आंसर तो सी हो जाएगा। तो पहले इनको भी देख लेते हैं कि इनका क्या काम है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशंस में इनके लिए भी पूछ ले कि व्हाट इज द वर्क ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर और माइक्रोस्कोप और इंटरफेरोमीटर। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है ये हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ओके, और इसके बाद माइक्रोस्कोप, ये तो सभी को पता होगा कि जो मैग्नीफाइड व्यू होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का, उसको देखने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद इंटरफेरोमीटर, इसका एक आजकल वाइड रेंज एप्लीकेशन, मतलब हर फील्ड में इसका यूज होने लगा है। ओके, तो अभी जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की गई हैं उसके लिए भी इसी इंटरफेरोमीटर का ही यूज़ किया गया था। बड़े बड़े सेटअप लगाए गए थे 4-5 किलोमीटर के, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया था, तो उस फील्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है, और नैनो लेवल्स पे भी इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है, और यहाँ लिख रखा है कि इसका यूज़ किस किस फील्ड में सॉरी किया जाता है। ओके, तो ये हमारा आंसर तो सी करेक्ट हो गया था कि जो पोलारीमीटर होता है उसका यूज़ हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जो आपने पढ़ा भी होगा पोलराइड्स। ओके, तो वो उसी से रिलेटेड है। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है और ये वेक्टर से रिलेटेड है, और वेक्टर में क्या कह रहा है, इफ द रिजल्टेंट दे रखा है 2 वेक्टर्स, और उन्होंने बता रखा है कि जो वेक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ओके, इसके बाद इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, सेल्फ इन द सेंस आर वेक्टर से एक बार फिर से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, और यहाँ पे आर वेक्टर का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम करेंगे इसका एक्सपांड करेंगे इसको, तो एक्सपेंशन के बाद में ये टर्म्स हमको मिलेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉस थीटा भी मिलेगा, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, ओके, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद उसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही सेम मेथड है, कॉस थीटा यहाँ आया। अब हम देख सकते हैं कि हमें जो रिलेशनशिप दे रखा था उसको बनाने के लिए कॉस थीटा कितना पुट करें, तो कॉस थीटा अगर हम 90 डिग्री पुट कर देंगे तो हमें वो रिलेशनशिप फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो रिलेशनशिप तभी सेटिस्फाई होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू 90 मिल गया और डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, तो सोलर एनर्जी आता है, सन से जो एनर्जी आता है उसका सोर्स क्या होता है। तो ये सभी को पता है कि सोलर एनर्जी जो हमें मिलता है सन के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होती रहती हैं। ओके, तो उन फिजन रिएक्शंस की वजह से वहाँ से हमें सोलर एनर्जी मिलती है, पर कितना एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में कितना एनर्जी हमको मिलता है, सन के पास कितना एनर्जी क्रिएट होता है वो नहीं पता होगा। ओके, देख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम एटम्स हैं, और वो आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक हीलियम बनेगा, और साथ साथ एक हाइड्रोजन भी निकलेगा और एक न्यूट्रॉन, और साथ में 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो एट वेरी हाई टेम्परेचर 10⁷ केल्विन अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है, इस पे ही परफॉर्म किया जा सकता है। ओके, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसे मेमोराइज कर लेंगे, हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशंस में ये भी पूछ लिया जाए आपसे। ओके, और पूछी गई है काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में कि एक सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है एक रिएक्शन में, तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। उसके साथ साथ ये पार्टिकल्स
और ये एटम्स रिलीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी 11th प्रॉब्लम थी, उसका आंसर है और आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। अब यहाँ पे 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन में हमें 20 ग्राम्स ऑफ आइस दे रखे हैं एट 0 डिग्री सी, और ये आइस डायरेक्टली मेल्ट हो रही है वाटर में एट 0 डिग्री सी। ओके, तो 0 डिग्री सी का आइस है एंड वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है एट 0 डिग्री सी। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है किसी भी कन्वर्जन में या फिर किसी भी फेज ट्रांजिशन में, तो उसमें कहीं ना कहीं लेटेंट हीट इन्वॉल्व होता है, और लेटेंट हीट हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है। ओके, कैलोरी 80 कैलोरी पर ग्राम, ये लेटेंट हीट दे रखा है। ओके, तो लेटेंट हीट दे रखा है, और लेटेंट हीट के लिए जो हीट एब्जॉर्ब करेगा आइस, उसमें जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल्स टू ml होता है। ओके, Q इज इक्वल्स टू ml, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शंस भी दे रखे हैं हमें, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए कैलकुलेशंस करते हैं इस पार्ट की। तो ये देखिए Q इज इक्वल्स टू 1600 कैलोरी। ओके, तो ये कैसे आया, शायद मैं कैलकुलेटेड पार्ट यहाँ लिखना भूल गया होगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। Q इज इक्वल्स टू ml फॉर्मूला था हमारा, Q ओके, Q इज इक्वल्स टू ml था, और m जो था वो हमें दे रखा था, m का वैल्यू दिया हुआ है 20 ग्राम्स, मल्टीप्लाई जो लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखा है, आइस टू वाटर कन्वर्जन के लिए लेटेंट हीट हमें 80 दे रखा है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा और कैलोरी बचेगा, तो यहाँ पे 2 8 जा 16, और यहाँ पे 16 के बाद 2 जीरो और लग जाएगा, तो 1600 कैलोरी हमारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। अब आप एंट्रोप के लिए फॉर्मूला देख सकते हैं, S इज इक्वल टू Q/T। टेम्परेचर कांस्टेंट है पर 0 डिग्री सी है, तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में कन्वर्ट किया और 1600 कैलोरी हमारा वैल्यू आया था Q का। तो ये ना तो MKS हुआ ना CGS हुआ, तो इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस यूनिट में आंसर दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन किस में दे रखे हैं, ऑप्शन सारे हमें MKS में दे रखे हैं। ओके, तो MKS में कन्वर्ट करते हैं। MKS में कन्वर्ट करने के लिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 4.2 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये MKS में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेशंस को करेंगे, कैलकुलेशंस करने के बाद 24.61 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे PGT 2021 के पेपर के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रॉब्लम को एक बार एनालाइज कीजिए, इसमें से जो जो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े हैं उनको एक बार मेमोराइज कीजिए, उनके फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए अलग कॉपी पे, और उनको एक बार मतलब मेमोरी में सेव कर लीजिए अपनी। ओके, तो इस तरीके से हमने ये 12 प्रॉब्लम्स देखी हैं। थैंक यू सो मच। Everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you in my YouTube channel गौतम विज्ञान संस्थान। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे। ये प्रॉब्लम नंबर 12 था, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड था ये। तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हमें दे रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल P एट ए पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम इट एंड इन द डायरेक्शन थीटा फ्रॉम द डाइपोल। ओके, तो हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है एट एन एंगल थीटा। ओके, तो ये जनरल रिलेशनशिप होता है, जनरल फार्मूला होता है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ड्राइव करते हैं। ये ऑप्शन ए है, वो रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो ये डायरेक्टली एक फार्मूला यहाँ पूछा गया है, आप लोग इसे देख लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है। ग्रेविटेशनल फील्ड x डायरेक्शन में दे रखा है और k डिफाइन कर रखा है पॉजिटिव कांस्टेंट, E इज इक्वल टू k x
to the power -3/2. Taking gravitational potential to be zero at infinity, its value at a distance x. ओके, तो इन्फिनिटी पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो एज्यूम करना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है एट ए डिस्टेंस x. हमने एक रिलेशन पढ़ा है जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे उस चैप्टर में एक रिलेशनशिप था. ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में रिलेशनशिप होता है वी जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी जी से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस लिमिट दे रखी है इनफाइनाइट टू एक्स. ओके, इजी डी एक्स. तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इजी, उसका वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में -3/2 + 1 आएगा और न्यूमरेटर में x के पावर -3/2 + 1 हो जाएगा. ओके, और लिमिट्स पुट करेंगे. लिमिट्स पुट करने के बाद जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलेगा हमें, वो मिलेगा 2k / √x. ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया और ये जो सॉल्यूशन इसका आंसर आया है वो ऑप्शन बी में दे रखा है. ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फिफ्थ प्रॉब्लम, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस is increased then magnifying power of microscope will decrease but that telescope will increase. ये ऑप्शन दिया हुआ था, डी ऑप्शन, ये करेक्ट होगा. ये स्टेटमेंट दे रखा था तो डायरेक्टली आप लोग ये देख लेंगे, फॉर्मूला से रिलेटेड है. अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के लिए तो डिक्रीज करेगा बट टेलीस्कोप के लिए इंक्रीज करेगा, ये हमें फॉर्मूला बताता है, जो हमें फॉर्मूला वहाँ पे ड्राइव करते हैं. 16 प्रॉब्लम में हमें दे रखा है एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज. ओके, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड. और फॉर आइडियल गैस द एडियाबैटिक इक्वेशन पी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. गामा की वैल्यूज होती हैं फॉर मोनोएटॉमिक 1.67, डायटोमिक 1.40 एंड पॉलीएटॉमिक 1.33. ये वैल्यूज होती हैं. जब हम देखेंगे यहाँ पे कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है और हमने एंट्रोपी का एक फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्टली रिलेटेड टू एंट्रोपी, ds इज इक्वल टू dq / t. यहाँ पे dq का वैल्यू पुट करेंगे, dq का वैल्यू और एडियाबैटिक प्रोसेस से जीरो, तो 0 / t जीरो हो जाएगा, तो ds जीरो आ गया. जब ds जीरो आ गया इसका मतलब ये है कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो, तो इसको हम लोग आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं. तो अदर जो नाम होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का वो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं इसको. ओके, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हुआ. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्नेल्स लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोथ ए एंड बी, पॉपुलर इन्वर्जन. ओके, तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली पॉपुलर इन्वर्जन है, क्योंकि लेजर फिजिक्स जो होती है उसमें ये यूज होता है पॉपुलर इन्वर्जन. स्नेल्स लॉ काफ़ी लोग बोथ ए एंड बी लगा के आए हैं, पर स्नेल्स लॉ नहीं होगा क्योंकि स्नेल्स लॉ का हम यूज़ करते हैं, इसके प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR इज द राइट आंसर. जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा. फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल reflection. Okay, question number 18. The internal radius of a 1 meter long resonance tube is 3 cm with a tuning fork of frequency 2000 Hz. The first resonating position is 4.6 cm and the second resonating position is 40.0 cm. Speed of sound at the room temperature. तो रूम टेम्परेचर पे हमें स्पीड ऑफ साउंड बताना है. फर्स्ट रीजोनेटिंग पोजीशन दे रखा है एंड सेकंड रीजोनेटिंग पोजीशन दे रखा है. ये L1 दे रखा है, ये L2 दे रखा है और साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी n दे रखा है. और ये जो दे रखा है रेजोनेंस ट्यूब में 3 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, इसका कोई भी यूज नहीं है, बस ऐसे ही दिया है इन लोगों ने. ओके, तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं. यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं. फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड होती है v इज इक्वल्स टू 2n मल्टीप्लाइड बाई L2 माइनस L1. ओके, तो L2 40 था और L1 4.6 सेंटीमीटर था. यूनिट देख लेंगे एक बार, सेंटीमीटर में है तो आंसर मीटर में हमें फाइंड आउट करना है, देख सकते हैं. ओके, तो हम यहाँ वैल्यूज मीटर में पुट करेंगे. 2 इंटू फ्रिक्वेंसी पुट किया यहाँ पे L2 माइनस L1, 40 माइनस 4.6
और जब हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो 2⁴ 4 यहाँ से आएगा और ये जो वैल्यू मिलेगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 9.4 मिलेगा, 9.4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ओके, तो हमारा 376 आ जाएगा और दो एक्स्ट्रा जीरो। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100 करेंगे, डिवाइड बाई जब 100 करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड हमारा आएगा v इज इक्वल टू 376 मीटर पर सेकेंड। ये इस प्रॉब्लम का आंसर है और देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 कह रहा है फॉर इंसिडेंस एट ब्रूस्टर एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज। ओके, तो ब्रूस्टर एंगल को ही हम लोग पोलराइजेशन एंगल भी कहते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल इज 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20 देखते हैं। द पीक वोल्टेज इन 240 वोल्ट एसी सोर्स इज। ऑप्शंस गिवन है हमें। ओके, तो पीक वोल्टेज पूछा है, तो पीक वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वी पीक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड जो मेंस का एसी वोल्टेज दे रखा है वो यहाँ पे पुट करना है। तो 240 दे रखा है, जब इनके कैलकुलेशंस को करेंगे तो 338.4 वोल्ट आएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिला ये हमको, और किसके पास में है ये सबसे ज़्यादा, हमें देख सकते हैं 340 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है, 340 वोल्ट। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 21। एंडरसन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। ओके, तो जो एंडरसन ब्रिज होता है उसका हम लोग यूज करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल का मेजरमेंट करने के लिए। ओके, आइए प्रॉब्लम नंबर 22 देखते हैं। 22 में बता रखा है टॉर्जनल कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2। ओके, तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उससे आया हुआ है। टॉर्जनल पेंडुलम 11th फिजिक्स में दे रखा है, उससे डायरेक्टली रिलेट करके आया। 2-3 फॉर्मूला है, वो आप लोग याद कर लेंगे। हो सकता है फिर से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो टॉपिक होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो छोड़ के जाते हैं। तो छोड़ के जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा वहाँ से छूट जाता है, और है कुछ नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, आंसर ईजिली आ जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिलेंडर का लेंथ दे रखा है L/2 एंड रेडियस R दे रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बता रखा है ईटा, और हमको फाइंड आउट करना है फॉर ए 1 टर्न, मतलब 1 रोटेशन के लिए। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सिलेंडर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी सिलेंडर का जो लेंथ है वो L है और अपर एंड उसका क्लेम्ड कर रखा है, तो लोअर एंड को हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं। ओके, तो जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से सिलेंडर ट्विस्टेड हो जाएगा बाय एन एंगल थीटा, जिसको एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। ओके, और साथ ही साथ एक एंगल ऑफ शियर भी होता है यहाँ पे फाई, जिसको हम लोग फाई कहते हैं। इस केस में हमारे पास कपल पर यूनिट ट्विस्ट जो आता है C इज इक्वल टू पाई ईटा R⁴ डिवाइड बाई 2L। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन रॉन्ग हैं। इस ऑप्शन में देखिए पाई स्क्वायर आ रहा है, पाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब क्लियरली हम लोग देख सकते हैं A एंड C तो हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब बचे B एंड D, इनमें से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। तो हम देखेंगे, L हमें दे रखा है हमारे केस में L/2, तो L को L/2 से रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू इतना तो आना ही आना है। ओके, तो हम देख सकते हैं इस वाले बी ऑप्शन में 2L आ रहा है, बट यहाँ पे L आ रहा है। ओके, तो क्लियरली डी आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन चेक करने का। ओके, तो हम साथ साथ सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, ऑप्शन भी चेक कर लिया कि कैसे हम लोग अपना रीजनिंग एनालिसिस का यूज करके क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इतना आया। अब फॉर 1 रोटेशन अगर हम एक फुल रोटेशन देते हैं तो उस केस में हमें 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने वही किया, 360 डिग्री और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर डी, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए वर्क डन इन ट्विस्टिंग द सिलेंडर थ्रू एन एंगल थीटा, हमने सी फाइंड आउट कर रखा है हाफ सी थीटा स्क्वायर, ये वर्क डन होता है। और यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर, ये रिलेशनशिप होता है आर थीटा इज इक्वल टू एल फाइव। ये दो फॉर्मूला और है इसमें इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला हमारा ये वाला था, ये तीन फॉर्मूला है बस इसमें। इन तीन फॉर्मूला का यूज करके आपको हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक मेनली काफी सारे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है, छोटा सा टॉपिक है, याद कर लेंगे, 2 मिनट में याद हो जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 23 देखते हैं। 23 में हमें क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग सर्किट इफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ए पोटेंशियल ऑफ 100 volts is established, then find the value of charge of the nearest capacitor to point A। ओके, तो ऑप्शंस भी गिवन है और यहाँ पे मैंने पॉइंट ए एंड बी नहीं मेंशन कर रखा है, तो मेंशन कर देता हूँ। दिस इज द पॉइंट ए, ये पॉइंट हमारा ए है और नोड ए कह सकते हैं, पॉइंट ए और नोड ए है। इसके बाद ये वाला हमारा पॉइंट बी। ओके, दिस ये दोनों पॉइंट ए एंड बी हो गए। तो इन्होंने इसमें पूछा है द फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज नियरेस्ट कैपेसिटर टू पॉइंट ए। तो जो भी हम इस पॉइंट ए के सबसे नियरेस्ट कैपेसिटर होगा, अभी आपको दिख रहा है 3 माइक्रोफैरड है। और सही बात भी है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो सॉल्व होकर इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो इसके सीरीज में होगा, 3 एंड एक और सीरीज में लगा हुआ होगा। जो सीरीज में लगा हुआ होगा तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज हमारा कैपेसिटर्स पे इक्वल होता है। अगर एक कैपेसिटर पे चार्ज इक्वल है, सॉरी क्यू है, तो जो अदर होंगे उन पे भी चार्ज क्यू होगा। बट पैरेलल में कैपेसिटर्स पे चार्ज इक्वल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे सीरीज केस है, तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, ये सीरीज में है और सीरीज में रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है पैरेलल में वही यूज करते हैं। देखिए 1/3 1/3 1/C1, यहाँ से तो हम फाइंड आउट करेंगे। C1 हमारा आ जाएगा, C1 आ गया ये 1 आ गया 1 माइक्रोफैरड। मैंने यूनिट्स नहीं लिखी हैं, एक्स्ट्रा लिखने से क्या फायदा, क्योंकि हमें पता है कि सारे कैपेसिटर्स का यूनिट माइक्रोफैरड है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको हमने फिर से ड्रॉ किया, 1 माइक्रोफैरड यहाँ लगा दिया। अब ये 3 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। जब दोनों पैरेलल में होंगे तो हम लोग डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे 4 लिखा है। ओके, तो ये अब 4, ये 3 4 एंड 3 ये तीनों ही किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो यहाँ से सीरीज एनालिसिस का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे 12/11। ओके, 12/11 माइक्रोफैरड ये वैल्यू आ गई। अब फिर से रीड्रॉ किया सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद 12/11 यहाँ लगा दिया, 3 माइक्रोफैरड ये है और ये। अब ये दोनों किस में हो गए, हमारे पैरेलल में। तो जब पैरेलल में होंगे डायरेक्टली ऐड किया, 45/11 ये आ गया। ओके, तो यहाँ से जो फाइनल कंप्लीट रिड्यूस होकर जो सर्किट मिला वो हमें ये मिला। ये तीनों ही सीरीज में है। यहाँ पे एक नोट भी लिख रखा है जो मैंने बताया भी था अभी। नाउ दीज आर इन सीरीज ईच हैविंग इक्वल चार्ज। इसके पास भी क्यू चार्ज होगा, इसके पास भी क्यू चार्ज होगा, इसके पास भी क्यू चार्ज होगा। ओके, बट पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इन तीनों के लिए वो डिफरेंट होगा। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होता तो हम इजीली चार्ज कैलकुलेट कर लेते, पर हमें पोटेंशियल पूरे सर्किट पे दे रखा था। ओके, तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, तो हमें फिर से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो आइए फिर से फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को। ओके, तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस देखते हैं हम लोग। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 45/41 माइक्रोफैरड। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। और Q = CV जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करते हुए हम लोग चार्ज फाइंड आउट करेंगे। तो जो चार्ज का वैल्यू आएगा वो 1.10 माइक्रोकूलम आएगा। अब यहाँ पे आंसर की में जो फाइनल आंसर की थी
उसमें ये क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा था। तो रॉन्ग क्यों दे रखा था, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो आंसर आया था हमारा 1 110 वो इनमें से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पे 100 माइक्रोकुलाम दे रखा था, तो 100 माइक्रोकुलाम दे रखा है और हमारा आ रहा है 110 माइक्रोकुलाम, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया कि गलत बोल दिया कि ये जो क्वेश्चन हमने दिया है ये गलत है। तो इसीलिए आप लोग जब इसका आंसर की देखेंगे फाइनल, तो उसमें लिखा हुआ है एफ मीन्स फॉल्स। ओके, तो ये हमने 23 क्वेश्चंस डिस्कस किए टोटल अभी तक अपने पीजीटी 2021 जो अगस्त में एग्जामिनेशन हुआ था उसके। आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से देखिए, जो जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शंस। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी कि वो सिंगल वैल्यूड है या नहीं है पता करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिंगल वैल्यूड फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद ये दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहता है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी सिंगल वैल्यूड इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स हैज़ वन वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर एक्स वैल्यू। डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि जो एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, उसके पास एक ही वैल्यू होना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज अगर मैंने x इक्वल टू 2 कंसीडर किया, देन एफ एक्स जो आएगा वो 4 आएगा। ओके, सिंगल वैल्यू मिल रहा है हमको करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 2। अगर यहीं पे x इक्वल टू मैं 4 रखता तो मुझे यहाँ पे 16 मिलता। ओके, अगेन x इक्वल टू 4, देन एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 16। अब हम यहाँ देख लेते हैं ये फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ओके, नाउ दिस लेट्स टेक x इक्वल टू अगेन 2, देन वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ, मॉड यहाँ पे लगाया है मतलब x का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम लोग मॉड को रिमूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं। एंड तो हमको यहाँ पे जो एफ एक्स है उसका 2 वैल्यू मिल रहा है। फर्स्ट जो है वो √2 एंड अदर प्लस √2। x इक्वल टू 2 के लिए हमको एफ एक्स का 2 वैल्यू मिल गया, तो क्या सिंगल वैल्यूड हुआ? सिंगल वैल्यू तो हमको नहीं मिल रहा है, हमको 2 वैल्यूज़ मिल रहा है, तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। ओके, तो हमें लिख लेते हैं इट इज़ नॉट ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। उसमें जो वेव फंक्शन होता है साई ऑफ एक्स, वो हमको सिंगल वैल्यूड चाहिए होता है। वो वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा तभी जो साई ऑफ एक्स होगा वो वेल बिहेव्ड होगा। ओके, तभी हम उस जो वेव फंक्शन होगा उससे कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को माइंड में रखना है। Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you in my YouTube channel Durgam Vigyan Sansthan. And today we will discuss the problems, previous year problems of PGT examination which was held on 17 August in 2021. Okay, तो let's start। पर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और डिस्क्रिप्शन में जाके
ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है दुर्गम विज्ञान संस्थान का, वो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। ये जो सॉल्यूशन मैनुअल है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं। जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है वो कह रहा है द लाइट फ्रॉम द सन हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर वेवलेंथ ऑफ 470 nanometer. Assuming that the surface of the sun emits as a black body, calculate the T of sun. T means absolute temperature. Okay. Beans constant का वैल्यू हमें दे रखा है। Beans constant is denoted by V. Okay. तो V यहाँ पे Beans constant जो Beans displacement formula होता है वो यहाँ पे लिख रखा है, आप सभी अच्छे से जानते हैं उसे। लैम्डा m मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू बी। ओके, तो जो लैम्डा एम है वो डिनोट कर रहा है वेवलेंथ पीक। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और हमें फाइंड आउट करना है दिस लैम्डा मैक्सिमम। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टी को इसके डिनोमीटर में ले आएंगे और बीन्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग यहाँ देख सकते हैं बीन्स कांस्टेंट दे रखा है, पर इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया, और जो भी वेवलेंथ है हमने उससे डिवाइड किया। ये वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखा है, तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करके डिनोमीटर में और मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी। ओके, तो यहाँ से हमने कैलकुलेशंस को किया और इसको डिवाइड किया, और ये जो पावर्स हैं ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गई और 10⁻7 बचा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा वो 6128 डिग्री केल्विन आ जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा है सी ऑप्शन से मैच हो रहा है, सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम नंबर 25 का जो स्टेटमेंट है वो हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ मास ऑफ पायन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। ओके, तो रेशियो बताना है पायन का जो मास होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसका। अब यहाँ पे पायन 3 होते हैं, पहला पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई ज़ीरो। प्लस माइनस का मतलब एक पायन पे प्लस चार्ज, दूसरे पे माइनस चार्ज, और जो तीसरा है पाई ज़ीरो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, यहाँ पे मैंने बता रखा है जो पाई प्लस एंड पाई माइनस होते हैं उनके जो मासेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, पर पाई ज़ीरो का मास थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो यहाँ पे ये लिख रखा है। अब हम देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम सभी जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ kg में लिख रखी हैं, बाकी इनके जो मास होते हैं वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में भी डिफाइन होते हैं। वो आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ओके, तो हमने जब डिवाइड किया मास ऑफ पायन, सबसे पहले प्लस माइनस का मास ले लिया और इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किया, तो इतना 273.4 हमें फाइंड आउट हुआ। इसके बाद अगेन पाई ज़ीरो के जब मास और इलेक्ट्रॉन के मास को एक साथ लिया तो हमें इतना फाइंड आउट हुआ 264.4। अभी हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो आंसर आए हैं हमारे वो ऑप्शन ए के नियर हैं। ओके, और हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि कौन सा पायन लेना है, तो इसीलिए हमने दोनों पायन्स के लिए भी कैलकुलेशंस करके देख ली। तो दोनों पायन्स के लिए भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, 270 के आसपास ही हैं, तो 270 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा वो एक्सरे पे बता रखा है। ओके, व्हाट इज़ द एक्सरेज, और इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट बताएंगे, हम देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ शार्प पीक्स सुपर इम्पोज्ड ऑन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही बात है, इसका जो स्पेक्ट्रम है हमें मिलता है वो पैराबोलिक शेप का होता है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और साथ ही साथ यहाँ पे पीक्स होते हैं। ओके, जो सुपर इम्पोज्ड होते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में। ओके,
नेक्स्ट हम ये तो ऑप्शन तो हो गया राइट, इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नाउ वी, द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-rays फ्रॉम सबस्टेंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन दोज फ्रॉम लोअर एटॉमिक नंबर्स. ओके, तो यहाँ पे हमें गलत, ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा लैम्डा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के. कैसे? जब हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के केस में जब देखते हैं तो 1/लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस सिग्मा. सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, एक फार्मूला होता है. इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक्सरे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पीजीटी के लिए. यहाँ से 2 या 1 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और उम्मीद है आने वाला जो एग्ज़ाम होगा अभी 2022 में अनाउंसमेंट होगा जून में शायद, और दे भी रखा था ऑफिशियली, तो उसमें 2 या 1 क्वेश्चन आप मान के भी चलिए, हो सकता है 3 भी आ जाए, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा. और तो ये ऑप्शन हमारा ये वाला गलत हो जाएगा. ओके, तो यही हमारा राइट आंसर है. इस प्रॉब्लम का भी अदर दे रखे हैं, एक्सरेज फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर आर मोर पेनिट्रेटिंग. ओके, बिल्कुल सही बात है. जब हायर एटॉमिक नंबर होगा तो उसका वेवलेंथ लेस हो जाएगा. वेवलेंथ लेस होने से क्या होगा, एनर्जी एंड वेवलेंथ में जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों आपस में. तो अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा. ओके, तो इस तरीके से अगर लेस वेवलेंथ होगा तो हाई एनर्जी मीन्स पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर. Next, characteristic X-ray are generated when an electron from a higher inner shell jumps to lower. बिल्कुल सही बात है. जब इलेक्ट्रॉन हायर इनर शेल से लोअर इनर शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप करता है, तब हमें जो है एक्सरे मिलती है. ओके, तो ये जो इसका राइट आंसर था वो बी हो जाएगा, और राइट इन द सेंस जो रॉन्ग स्टेटमेंट था वो बी है हमारा. ओके, एक्सरेज के बारे में. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 27. स्टेटमेंट दे रखा है, एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 इज अचीव्ड इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज इक्वल टू. ओके, तो हमें एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशंस के लिए हमें बताना है कि क्या कंडीशन होती है, जो क्या सेपरेशन होगा 2 लेंसेज के बीच का जिनका फोकल लेंथ f1 एंड f2 है. ये डायरेक्टली एक कंडीशन होता है, ये मैंने लिख रखा है कि व्हाट इज़ द एक्रोमेटिक. ओके, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एक बार देख लेंगे. तो यहाँ पे ये कंडीशन होता है टू मिनिमाइज द क्रोमेटिक एब्रिवेशन. ओके, और टू अचीव the achromatic combination, the distance between 2 lenses is the average of their focal length. So here given focal lengths are f1 and f2, तो इसका एवरेज ले लेंगे f1 प्लस f2. तो एवरेज कौन से वाले ऑप्शन में ले रखा है, बी ऑप्शन में. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, तो यहाँ पे बी हमारा सही आंसर हो जाएगा. ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है. अब 28 क्वेश्चन देखते हैं. 28 में हमें दे रखा है, ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी 260 हर्ट्ज इज वाइब्रेटेड विद ए सोनोमीटर वायर ऑफ 5 बीट्स आर हियर्ड. ओके, इफ द टेंशन इन द वायर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड द बीट फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेज. द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर इज. सोनोमीटर का ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी बताना है कितना होगा. तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा और कैसे होता है. सबसे पहले हमें फ्रिक्वेंसी दे रखा था 260 हर्ट्ज. ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रिक्वेंसी था वो दे रखा था. उसी के साथ साथ हमें बता रखा था सोनोमीटर वायर से अटैच्ड है, और इसी के साथ साथ 5 बीट्स पर सेकेंड सुन सकते हैं. तो आप देख सकते हैं ये फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क का है, 5 बीट्स लेस और 5 बीट्स ओके मोर. ओके, तो यहाँ से आ जाएंगे 5 ऊपर 5 नीचे, दोनों में ऐड करेंगे तो जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी हो सकता है वो 265 हर्ट्स हो सकता है और
55 हर्ट्स हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं। अगर ये दोनों ही ऑप्शन दिए हैं तब तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, 265 भी दे रखा है, 255 भी दे रखा है। तो अब हमें आगे देखना पड़ेगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। ओके, तो वही लिख रखा है जो फ्रिक्वेंसी न्यू टू कैन बी 265 हर्ट्स और 255 हर्ट्स फॉर 5 बीट्स पर सेकेंड if the tension of the sonometer wire is slightly increased, the beat frequency also increases. Okay, जब बीट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा तो जो सोनोमीटर का ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होगा वो भी इंक्रीज होगा। अगर बीट फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगा तो सोनोमीटर का ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज होगा। बेसिकली जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होता है वो बीट फ्रिक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ओके, और बाकी सोनोमीटर में जो जो टेंशन होता है उस पर बीट फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं करता। उसके केस में क्या होता है कि बीट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, बट ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन बीट फ्रिक्वेंसी। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 265 हर्ट्ज। ओके, हमारा 28 प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब आइए 29 का सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। 29 जो प्रॉब्लम है उसमें हमें एक इंडक्टेंस डिफाइन कर रखा है 0.15 हेनरी का, साथ ही साथ उसको एक रेजिस्टेंस से सीरीज़ में अटैच कर रखा है और एक मेन लाइन में लगा रखा है। एसी है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, और ये जो वैल्यू होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। ओके, तो हमें आरएमएस करंट ही फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बोला गया है कि पीक करंट फाइंड आउट करनी है या फिर आरएमएस करंट फाइंड आउट करनी है। पर बाय डिफ़ॉल्ट जब हमें वैल्यू जो वोल्टेज है वो अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं एसी दे रखा है, तो एसी इन द सेंस जब एसी आरएमएस दे रखा है तो आरएमएस दे रखा है तो करंट भी आरएमएस ही फाइंड करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे इसका एक फिगर भी बना रखा है कि किस तरीके से ये सर्किट होगा। एलआर सर्किट का प्रॉब्लम है। ओके, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 0.15 हेनरी, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 15 ohm. Okay, and Vrms is equals to 220 volt, and also the frequency is 50 hertz. Now we need to calculate the angular frequency. Omega is equals to 2 pi f. F we have 50 hertz. Okay, now we will put the value of f here, 50 multiplied by 2 pi, we get 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हमें ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नोटेड बाय एक्स एल फॉर इंडक्टेंस, और कैपेसिटेंस के लिए एक्स सी, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसके लिए डिनोट करते हैं एक्स सी से। यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो वैल्यू है वो फार्मूला है वो ओमेगा एल दे रखा है। ओमेगा हमने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा था। जब ओमेगा कैलकुलेटेड है तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एंड एल वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट एल का वैल्यू 0.15 हेनरी है, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमें 15 पाई ओमेगा मिल जाएगा। ओके, तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें मिल चुका है। नाउ हम लोग फाइंड आउट करेंगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका स्क्वायर का सम करके उनका स्क्वायर रूट लेना होता है। ओके, तो यहाँ पे रखा हमने, और एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स एल की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, उनका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, फिर होल का स्क्वायर रूट ले लिया। 15 देख सकते हैं आप कॉमन है दोनों में से, तो 15 को बाहर ले लेंगे तो 15 का स्क्वायर बाहर लेंगे तो 15 का स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली 15 ही बाहर आएगा। जब यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म्स रहेंगे उनका सम आएगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें 3.3 मिल जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 49.5 ओम हमें इम्पीडेंस मिलता है। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं
क्या जानते हैं? ओम्स लॉ फॉर एसी। ओके, तो ओम्स लॉ फॉर एसी का मतलब ये है कि जो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, उसका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वर्क कर रहे हो या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाएं या सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हो, हमेशा V इज इक्वल्स टू आई आर रहेगा। बस डिनोट करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, तो वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई आर एम एस। ओके, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? आई आर एम एस। तो आई आर एम एस फाइंड आउट करना है, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 49.5। यहाँ से जब इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे, 220 को 49.5 से डिवाइड करेंगे, तो हमें 4.4 एम्पियर करंट का वैल्यू मिलेगा, और ये करंट हमारा आई आर एम एस है। तो 4.4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, हम लोग एक बार जाके चेक करेंगे और देखते हैं कि हमें ये ए ऑप्शन में दे रखा है 4.45। ओके, तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है, a cube of aluminium of side 10 centimeter is subjected to a shearing force of 100 Newton. The top surface of the cube is displaced by 0.01 centimeter with respect to bottom. The value of modulus of rigidity. Okay, देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारा स्टेटमेंट डिफाइन कर रखा है उसका लास्ट लाइन पढ़िए, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, तो जब आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे, अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पढ़ी है, ओके, नहीं पढ़ी होगी 12th में, 11th 12th में पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है, पर आपको याद नहीं रही, तो आप लोग देखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप इस क्वेश्चन को छुएंगे भी नहीं अगर नेगेटिव मार्किंग है। वो एक अच्छी बात है कि पीजीटी फिजिक्स एग्जामिनेशन में, जो यूपी का एग्ज़ाम होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर आप अगर जीआईसी लेक्चरर का प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, आपके नंबर आने की बजाय कम हो जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को पकड़ना मत, अगर नहीं आता है तो यहीं पे छोड़ देना है। तो लास्ट लाइन पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि हमें पता लग जाता है क्या फाइंड आउट करना है, कि अब हम क्या करेंगे, अगर आता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो क्वेश्चन को तुरंत ड्रॉप कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, यही तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसा मत कीजिए नहीं मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, ये आप अपने घर पे कीजिए जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तब दिखाइए जब आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं एक रूम में और आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप बोलिए नहीं मैं कर सकता हूँ, पर एग्जामिनेशंस में ऐसा नहीं करना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो जो एग्ज़ाम जो जॉब देने वाले हैं वो बोलेंगे नहीं आप ये जॉब नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ध्यान में रखिएगा ये बात। तो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सबसे पहले क्यूब का टॉप व्यू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। टॉप व्यू इन द सेंस हमको केवल क्यूब का एक जो साइड होगा वही दिखेगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक शियरिंग फोर्स लगाया। ओके, शियरिंग फोर्स देख सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स होता है तो वो यहाँ लगेगा। वन साइड हमने यहाँ क्लैंप कर रखी होगी कहीं ना कहीं, इसीलिए सेम फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ से यहाँ भी अप्लाई होगा अपोजिट डायरेक्शन में। हम यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं, शियरिंग फोर्स। इस फोर्स की वजह से इसमें क्या हो रहा है, जो क्यूब का टॉप सरफेस है वो डिस्प्लेस हो रहा है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो इतना डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से नोट कर दिया, और जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट का वो थीटा है। ओके, क्यूब का साइड लेंथ हमने एल एज्यूम कर लिया है। शियरिंग फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन दे रखा है। इन सभी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 हम लिख लेंगे, और सेंटीमीटर में जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उन्हें मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम जो होता है वो एमकेएस में रहता है, अगर ऑप्शन भी एमकेएस में दे रखे हैं। अगर ऑप्शन सीजीएस में दे रखे हैं तो सीजीएस में कैलकुलेशंस करेंगे, पर अभी हमें एमकेएस का ज़रूरत है, तो इसीलिए सारी जो भी यूनिट्स हैं वो एमकेएस में
लिख लेंगे। ओके, और यूनिट कन्वर्जन आप सभी को अच्छे से आता होगा, आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, नहीं पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए जहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब तो हिंदी में भी आने लगी है, जो सीबीएसई की बुक आती हैं एनसीईआरटी की, वो आप देख लीजिए, हिंदी में भी आती हैं। बाकी एक स्टूडेंट ने, एक व्यूअर ने कमेंट किया था कुमार मित्तल के बारे में, तो कुमार मित्तल भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुमार मित्तल का अगर 11 और 12 जो आया था एडिशन, वो मिल जाए तो अच्छा है। उसमें काफ़ी सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और काफ़ी थ्योरी पार्ट है उसमें, तो आप उसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा प्रॉब्लम करेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। वी नो दैट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का ये फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई ए थीटा। ए एरिया है जिस सरफेस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से टेन थीटा जब हम फाइंड आउट करेंगे तो टेन थीटा हमारा आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ये आएगा। और यहाँ पे जब ये जो एंगल है थीटा वो ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, बहुत स्मॉल है, जब ये केस रहता है तो टेन थीटा को हम डायरेक्टली थीटा में लिख सकते हैं। ओके, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एल थीटा आ गया। अब इस थीटा को यहाँ पुट कर देंगे, जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें ये फाइंड आउट होगा। ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये एरिया है, तो एरिया इन द सेंस एल मल्टीप्लाइड बाई एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। सारी जो भी टर्म्स हैं यहाँ पे उनका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं। एफ दे रखा है 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मीटर। इन सभी को जब हम पुट करेंगे और कैलकुलेशंस को करेंगे तो हमें जो ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। ये हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया है और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए बेसिकली। आप यहाँ से भी हर एक बार में जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं यहाँ से भी ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर हमारा 31 क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है इफ आर नॉट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट और ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज गिवन बाय। ओके, तो फर्स्ट और ऑर्बिट को डिफाइन कर रखा है आर नॉट से, और फोर्थ एन इज इक्वल टू 4 के लिए हमें बताना है। कैसे बताएंगे देखते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स इज डिफाइंड एज, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। देख सकते हैं आर एन का जो डिपेंडेंस है वो एन स्क्वायर और जेड और मास, इन तीनों के लिए आपको ये डिपेंडेंस याद कर लेना। बाकी टर्म्स को आप भूल जाएं, कोई बात नहीं, उनकी ज़रूरत भी आपको पूरी ज़िंदगी कभी भी नहीं पड़ेगी, केवल ये सारी डिपेंडेंस याद रखनी। पहला एन स्क्वायर, मास और जेड। ओके, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप मॉडर्न फिजिक्स जिसको क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं, एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके, जब भी आप इसमें जाएंगे तो मास और एटॉमिक नंबर हमेशा आपको साथ में मिलेंगे। ओके, ये दोनों भाई 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 हैं। ओके, भाई भाई बोल सकते हैं या फिर और कुछ भी बोल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ से आर एन हमें ये मिल गया। आर एन का जो डिपेंडेंस है वो एम एन जेड पे तो इन्वर्सली है, बाकी एन स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लोग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये n इज इक्वल टू 1 है। ओके, n इज इक्वल टू 1 है एंड z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। z इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए पुट कर देंगे और हमें यहाँ से आर नॉट फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो हमें आर नॉट हमने यहाँ लिख लिया, आर नॉट लिख लिया। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को अपने लिए एक तरीके से
डिज़ाइन कर लेंगे। आर नॉट का वैल्यू ये रख दिया यहाँ पे और एन स्क्वायर ये आ गया। अब एन इज इक्वल टू 4 रख देंगे। आर फोर जो फोर्थ ऑर्बिट होगा उसका रेडियस हमें 16 टाइम्स ऑफ आर नॉट मिल जाएगा, और ये हमें ऑप्शन ए में दे रखा था, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो आज हमने 31 प्रॉब्लम्स तक सॉल्व किया है और इनका सॉल्यूशन देखा है। इससे आगे जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज कीजिए। जो जो फार्मूलाज यूज हुए हैं यहाँ पे उन्हें आप एक अपनी शीट पे लिख लीजिए और उन्हें मेमोराइज कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम उपाध्याय एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 31 तक इस पेपर को डिस्कस कर लिया था। ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे वो पीजीटी 2021 अगस्त में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। ओके, तो 31 तक हमने सॉल्यूशन को देख लिया था। आई होप आप सबने अच्छे से जो भी फार्मूलाज यूज़ हुए हैं वहाँ पे उनको मेमोराइज़ किया होगा, और जो कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट था वो भी आपने मेमोराइज़ कर लिया होगा। अब हम प्रॉब्लम नंबर 32 देखते हैं कि क्या है। ये जो पेपर में प्रॉब्लम नंबर 32 दिया था वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू ऑफ ए स्ट्रेंड वायर इज। ओके, तो एक डेरिवेशन होता है, जो डेरिवेशन हम 12th की फिजिक्स में ड्राइव करते हैं। ओके, तो ये डेरिवेशन हमारा जो आता है वो आता है u इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये डेरिवेशन आता है, तो डायरेक्टली जो ऑप्शन सी था वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली डेरिवेशन पूछा है और डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो आपको मेमोराइज हो जाता है। बहुत ही ईजी फॉर्मूला रहता है ये। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 33। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में कह रहा है टू लेंसेज हैव dispersive powers in ratio 2:3. These glasses are used to make achromatic lens of focal length 20 cm. The value of focal length of two lenses are. ओके, तो हम लोग टू लेंसेज को यूज़ कर रहे हैं जिनकी डिस्पर्सिव पावर का रेशियो दे रखा है, और साथ ही साथ इनमें से एक लेंस का हमें फोकल जो लेंस हमने बनाया है उसका फोकल लेंथ दे रखा है। दो ग्लासेस को यूज़ करके हमें उन दो ग्लासेस का सेपरेटली फोकल लेंथ बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वन बाय वन देखते हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले कंडीशन ऑफ ए क्रोमेटिज्म। ओके, तो ये कंडीशन होती है फोकल लेंथ ऑफ वन ग्लास एंड फोकल लेंथ ऑफ सेकंड ग्लास दोनों का रेशियो इज इक्वल्स टू डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्लासेस। ओके, और नेगेटिव साइन भी रहता है। हमें यहाँ पे दे रखा है ω1 बाई ω2 दे रखा है, और ये दे रखा था 2:3। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू, और F1 को RHS में ले आएंगे। RHS में ला के हमने 1/F2 यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, इफ़ द टू लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तो फोकल लेंथ इस तरीके से लिखते हैं 1/F जो फाइनल लेंस होगा उसका फोकल लेंथ, और पहले लेंस का फिर सेकंड लेंस का। ये 1 है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसलिए कि 1/F2 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम लोग हमें ये दे ही रखा था, F दे रखा था 20 एंड F1 फाइंड आउट कर लेंगे। अभी देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए हमने 1/F2 ऊपर फाइंड आउट किया है, यहाँ डायरेक्टली पुट करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा
कि जो इक्वेशन होगा वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो हम इजीली इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट किया और कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस के बाद F1 का जो वैल्यू मिला हमें वो 6.67 सेंटीमीटर मिला। अब हमें ये F1 तो फाइंड आउट हो चुका, अब हम F1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें F2 भी मिल जाएगा। तो आइए पुट करते हैं। जब हम F2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -10 सेंटीमीटर F1 का वैल्यू जो पुट करेंगे तो F2 हमें -10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हमें ऑप्शन सी में दे रखी हैं, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये प्रॉब्लम हमें कह रहा है ए कैपेसिटर विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट्स हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफैराड। इट्स कैपेसिटेंस on introducing a dielectric with dielectric constant 6 between its plate is। ओके, तो हम जानते हैं कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाने का मतलब है जो चार्ज को होल्ड कर सकता है वो और ज़्यादा चार्ज को अब अपने ऊपर होल्ड कर सकता है। इसी को हम लोग इसीलिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, आप सभी देख सकते हैं। इन सब में जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है, कहीं भी डिक्रीज़ नहीं हुआ है। अगर कहीं डिक्रीज़ होता दिख रहा होता तो हम क्या करते कि उस ऑप्शन को हटा देते, वो सही नहीं हो सकता था। हाँ, अगर यहाँ कुछ पैरामीटर्स चेंज होते तो वो सही हो सकता था। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इनिशियल कैपेसिटेंस, सबसे पहले हमने प्लेट्स ड्रॉ की। प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो उसको हमने ए कंसीडर कर लिया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी ले लिया। साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट दे ही रखा है। ओके, वैक्यूम में, वैक्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया है। अगर वैक्यूम नहीं होता तो एप्सिलॉन यूज़ करते। इनिशियल कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है फॉर 2 प्लेट्स कैपेसिटर, ओके, तो ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। आफ्टर व्हेन वी इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट बिटवीन दीज 2 कैपेसिटर, तो हम लोगों को जो फाइनल कैपेसिटेंस मिलेगा उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई करवा दिया। करवाने के बाद हमें ये फॉर्म मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं क्लियरली, अगर हम इस इक्वेशन को और इसको डिवाइड करवा दें तो ये फॉर्म मिल जाएगा, सी फाइनल इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक और मल्टीप्लाइड बाई सी इनिशियल। तो हमें के भी दे रखा है, सी इनिशियल भी दे रखा है, तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48 माइक्रोफैरड हमें फाइनल कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा। और ये 48 हमें ऑप्शन ए में दे रखा था, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और हमेशा ही पूछा जाता रहता है। एक ये थर्मोडायनेमिक्स का व्हाट इज़ द इन्वर्जन टेम्परेचर, एंड एक और है जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं फॉर वॉन डर वाल गैस। ओके, ये भी वॉन डर वाल गैस के लिए ही होता है, वो भी वॉन डर वाल गैस के लिए ही होता है। तो वैसे तो आप सभी को याद होगा कि जो आंसर आता है वो डी आता है इसका, 2a डिवाइडेड बाई RV। ओके, तो सबसे पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं ऑफ वॉन डर वाल गैस, T इज इक्वल्स टू दिस। इसका सॉल्यूशन मैंने बना रखा है यहाँ पे। ये डेफिनेशन होता है इन्वर्जन टेम्परेचर का। सॉल्यूशन यहाँ डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बाकी आप लोग एक बार देख लेंगे, आप लोगों को हेल्प हो जाए कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ ये सॉल्यूशन लिख रखा है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने वॉन डर वाल इक्वेशन लिखा, यही होता है RT, R मैं अभी यहाँ ले गया हूँ, RT इज इक्वल्स टू P प्लस A बाई बी स्क्वायर B माइनस B। ओके, तो R यहाँ पे आ गया है, इसीलिए
अब हम देखते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर को जब हम डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर। जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये वन डर वाल इक्वेशन यहाँ पे लिख रखी है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दी थी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये कहाँ से वन डर वाल इक्वेशन आ गई, तो यही फॉर्म है, सेम फॉर्म, बस आर को RHS में ले गए हैं। नेक्स्ट, ये फार्मूला जब हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो हमें ये फाइंड आउट होगा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन करना है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, कीपिंग पी कांस्टेंट। ओके, पी को कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमने डेफिनेशन लिखा, उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट किया टर्म्स का और आराम से अपने इक्वेशंस बनाते गए। उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और ये जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रेशर, फाइनली प्रेशर जो हमको मिलेगा वो ये मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर पे प्रेशर कांस्टेंट है और साथ ही साथ प्रेशर को जीरो पुट कर रहे हैं। जब जीरो पुट करेंगे तो मिनिमम इन्वर्जन टेम्परेचर एंड मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। आज तक आपने इन्वर्जन टेम्परेचर सुना होगा पर मिनिमम एंड मैक्सिमम कभी नहीं सुना होगा। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं हमेशा, जो हमने पढ़ रखा है, वो मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर है एंड जो हम लोग अभी रिसेंटली हमने अभी देखा है वो मिनिमम इन्वर्जन टेम्परेचर है। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे भी एक बार देख लीजिए कि मिनिमम इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है और मैक्सिमम क्या होता है। तो मैक्सिमम पूछा था तो डी में दे रखा था, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर भी लिख रखा है मैंने कि क्या होता है, और साथ ही साथ ये वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट आती है ऑलवेज 6.75। ओके, तो ये हमारे 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और इसका जो राइट ऑप्शन था वो डी था। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 36 प्रॉब्लम नंबर। देखिए यहाँ पे एक्सरे का फिर से एक क्वेश्चन आ गया है और मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक्सरे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3, 1 या 2, 3, हमेशा 2 तो कंपलसरी रहता ही है। एक्सरे से 2 क्वेश्चन आना ही आना है पीजीटी में। ओके, तो एक्सरे ज़्यादा नहीं है, 2-3 पेज है, आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने हैंडबुक ऑफ फिजिक्स भेज ही दिया है, आप वहाँ से भी पढ़ लेंगे, उसमें भी एक्सरे काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, वहाँ से एक बार पढ़ लेंगे उसको तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या है। The wavelength of K alpha X-ray line of an element of atomic number Z is equal to 11 is lambda। ओके, तो K alpha लाइन का वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा और उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है जिस टारगेट के थ्रू एक्सरे इमिट हो रही है। ओके, तो 11 है उसका। द वेवलेंथ ऑफ K alpha X-ray line of another element of atomic number Z is 4 lambda, then Z is, तो Z फाइंड करवा रहा है जब जो X-ray अनदर मटेरियल से, अनदर एटॉमिक नंबर के मटेरियल से इमिट होगी तो उसका वेवलेंथ 4 लैम्डा होगा। ओके, तो पहला तो हमारा 11 हो गया और आप सभी जानते हैं 11 कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सोडियम यूज़ कर रहे हैं पहले, इसके बाद देखते हैं हम क्या यूज़ करते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। वेवलेंथ ऑफ ए एक्सरे जो फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आर इज़ द रिडवर्क कांस्टेंट, सिग्मा इज़ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके, 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, सिग्मा तो स्क्रीन कांस्टेंट ही है। के अल्फा लाइन दैट इज n2 2 होगा एंड n1 1 होगा। जब ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इनर सेल्स हैं उन सेल से जो इलेक्ट्रॉन इनर सेल्स में आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल L सेल में इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा K सेल में। ओके,
तो जब के शेल में जंप करेगा तो यही के अल्फा लाइन है। अगर एम सेल से के शेल में जंप कर रहा है तो वो के बीटा लाइन हो जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं के अल्फा, के बीटा, के गामा। ओके, के एल एम एन, एन से जंप करेगा के में तो के गामा लाइन हो जाएगी। ओके, तो ये ट्रांजिशंस के लिए हम लोग देखते हैं, बुक में दे रखा है, आप लोग एक बार देख लेंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, एक्सरे, व्हाट इज़ द एक्सरे एंड हाउ वी कैन प्रोड्यूस इट। ओके, तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, हमें केवल और केवल डिपेंडेंस का ज़रूरत है, बाकी सारे कांस्टेंट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में के अल्फ़ा लाइन ले रखा है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। रिडबर्ग कांस्टेंट पहले से ही एक कांस्टेंट है, ओनली वी नीड जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिपेंडेंस ऑफ लैम्डा ऑन एटॉमिक नंबर। ओके, तो 1 अपॉन लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, वो मैंने लिख रखी हैं, ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी, कभी कभी एम सीरीज़ तक पूछ लेते हैं तो इसीलिए लिख रखी हैं। सिग्मा इज़ 1 फॉर के सीरीज़, ऑल्सो सिग्मा इज़ 7.4 फॉर एल सीरीज़ एंड सिग्मा इज़ 19.2 फॉर एम सीरीज़। अब आप लोग जाएंगे जब हैंडबुक ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें वी यूज़ कर रखा है सिग्मा की जगह, वो भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही है, उसकी वैल्यूज़ सेम ही होंगी। ओके, तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को रिड्यूस कर लेते हैं, लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2 इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा 1 तो लैम्डा ही है, लैम्डा 2 4 लैम्डा दे रखा था, Z1 11 पुट किया और सिग्मा का वैल्यू पुट किया, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें हमें फाइंड आउट करना है Z2 का वैल्यू, तो Z2 माइनस सिग्मा ऐसे ही रहने दिया। ओके, यहाँ से आप देखिएगा जब 11 माइनस 1 होगा तो यहाँ 10 बचेगा और उसका स्क्वायर होगा, यहाँ से 1/4 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि टर्म्स को इधर उधर दौड़ाएंगे, बस यही करना है, बाकी कैलकुलेटिव पार्ट है ये। अब Z2 माइनस 1 होल स्क्वायर हमें 100 डिवाइड बाई 4 मिल जाएगा। यहाँ से जब और देखेंगे तो हम यहाँ से ये 25 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है, नहीं मिस्टेक नहीं है, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। ओके, इट इज़ करेक्ट। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, नहीं मिस्टेक नहीं है, Z2 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब ये दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आएगा, एंड यहाँ Z2 माइनस 1 हो जाएगा, Z2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। ओके, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा आंसर 6, अब आप लोग बोलेंगे कि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो एक तरफ प्लस यूज़ करें एक तरफ, तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम एक तरफ प्लस यूज़ करें, क्योंकि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, तो अगर एक तरफ प्लस यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी प्लस ही यूज़ करेंगे, अगर एक तरफ माइनस यूज़ कर रहे हैं तो उस दूसरी तरफ भी माइनस यूज़ करेंगे। ओके, ऐसा नहीं करना है कि एक तरफ प्लस यूज़ कर लिया एक तरफ माइनस यूज़ कर लिया, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ऑप्शन और आंसर दोनों ही गलत हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर आया वो 6 आया, देखिए यहाँ दे रखा है 6, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 आया, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्सरे के ऊपर प्रॉब्लम देखा था, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा था कि अगर एक्सरे का वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा। ओके, तो एटॉमिक नंबर घटेगा, और आप यहाँ देख भी सकते हैं वेवलेंथ लैम्डा से 4 लैम्डा हुआ, एटॉमिक नंबर 11 से 6 हो गया। ओके, पैटर्न चेंज नहीं हुआ, वेवलेंथ बढ़ा एटॉमिक नंबर घटा। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और हमने प्रॉब्लम नंबर 36 का सॉल्यूशन देख लिया था, अब 37 डिस्कस करते हैं। 37 कह रहा है द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए गैस एनक्लोज्ड इन ए वेसल इज। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है।
तो देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द मोस्ट प्रोबेबल मीन और एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड। ओके, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, मैंने लिख रखा है पहले से ही, 3 डायमेंशन में भी, 2 डायमेंशन में भी एंड 1 डायमेंशन में भी। ये तीनों जो स्पीड होती हैं उनका क्या क्या वैल्यू होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है। ओके, तो अभी ये जो फॉर्मूला है वो के यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट की फॉर्म में दे रखा है, और यहाँ पे जो हम मास यूज़ कर रहे हैं वो मास ऑफ 1 मोल यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब अगर हमें इसे गैस कांस्टेंट की फॉर्म में एंड मोलर मास की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी यहाँ पे लिख रखा है। m is the mass of one molecule and molar mass m is equals to m multiply Na. Na is the Avogadro number। यहाँ पे गैस कांस्टेंट R, एवोगाड्रो नंबर Na एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट K भी में जो रिलेशनशिप होता है वो भी यहाँ पे लिख रखा है। इनका यूज़ करके आप इन्हें मोलर मास एंड गैस कांस्टेंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं इनको शो कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने किसी वर्कशीट पे इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही हेल्पफुल फार्मूलाज होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी 3D का पूछा है, क्या पता आगे मेंशन करके स्पेशली 2D में पूछ ले या 1D में पूछ ले। ओके, तो आइए देखते हैं आगे। अब हम यहाँ से जो जो हमें ज़रूरत है वो फार्मूला उठा लेते हैं। हमें मोस्ट प्रोबेबल ज़रूरत है तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, एंड मीन और एवरेज स्पीड का ज़रूरत है वो भी लिख लिया है। तो इसका जब कैलकुलेशंस करेंगे तो KVT डिवाइड बाई m दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के साथ साथ 2 4 8 होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर पाई चला जाएगा, ये वाला पाई। इसी के साथ जो आंसर आएगा वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइड बाई 2, सी ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग यहाँ देखिए सी ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड मीन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है तब। ओके, तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 38। ये प्रॉब्लम हमें कह रही है ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is used as polarizer. The corresponding polarizing angle will be। polarizing angle पूछा है तो आप सभी को मेमोराइज होगा, और काफ़ी बार मेमोराइज हो जाता है जब आप चीज़ें कई बार पढ़ लेते हैं। तो मुझे भी हो गया था 12th क्लास में, मैंने कई बार पढ़ रखा था। तो 56.3 पोलराइजिंग एंगल फॉर ग्लास हमें मिलता है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही रहता है तब। ओके, तो पोलराइजिंग एंगल ही ब्रूस्टर एंगल होता है, और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था इस पेपर में, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। आप लोग देख सकते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो बाहर क्यों जाना है। आप लोग जो कॉन्सेप्ट पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, और जो कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं उन्हें ठीक कीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2 मीडियम ले रखे हैं, पहला N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दूसरा N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। इसी के साथ साथ एक कंडीशन भी है, N1 इज़ लेस देन टू N2, तो ऊपर वाला जो होगा वो रेयर मीडियम होगा एंड नीचे वाला डेंसर मीडियम होगा। एक रे इंसिडेंट होती है इस मीडियम के इंटरफेस पे, और नॉर्मल से आई एंगल पर इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, साथ साथ एक रे रिफ्लेक्टेड होगी और एक रे रिफ्रैक्टेड हो जाएगी एट एन रिफ्लेक्शन एंगल आर, सॉरी एट एन रिफ्रैक्टेड एंगल आर। इन दोनों के बीच जो एंगल होगा ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सब कंसिडर किया। अब यहाँ पे एट पोलराइजिंग एंगल ये तो परपेंडिकुलर होती हैं, आई एंड आर का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी के साथ साथ इसी का यूज़ करके स्नेल्स लॉ एंड इस रूल का यूज़ करके ब्रूस्टर ने अपना एक लॉ दे दिया, ब्रूस्टर लॉ, n इज इक्वल टू 10 IP। IP पोलराइजिंग एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंड n दे ही रखा है, तो n निकालने के लिए हम लोग tan इनवर्स ले लेंगे।
दोनों साइड से tan इनवर्स ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये tan इनवर्स 1.5 हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि 1.5 का tan जो इनवर्स आएगा वो 60 के आसपास आएगा। ओके, क्यों आएगा? इसके पीछे एक रीज़न है। जब आप लोग tan 60 का वैल्यू लिखते हैं तो वो स्क्वायर रूट 3 आता है, और 3 का स्क्वायर रूट मुझे जहाँ तक याद है वो 1.73 होता है। 1.73 एंड 1.5 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आसपास ही हैं। ओके, तो जब आसपास हैं तो 60 डिग्री के लिए तो 1.73 आता था, तो 1.5 के लिए क्या आ जाएगा? 55 या 56 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सी में ये आंसर प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, प्रॉब्लम नंबर 39 हम लोग देखते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। आजकल मुझे पता नहीं है, शायद डायोड वॉल्व जो है वो सिलेबस से हटा दिया है 11-12 के, नहीं तो पहले पढ़ाया जाता था, मैंने भी पढ़ा था। और अभी का नहीं पता, क्योंकि मैंने भी मेरे पास जो बुक्स हैं वो ओल्ड बुक्स हैं और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। अब तो उनमें थ्योरी पार्ट भी काफ़ी कम कर दिया है। जो न्यू बुक्स आई हैं पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। When the plate voltage applied to a diode valve is changed from 48 volt to 50 volt, तो यहाँ पे जो डायोड वॉल्व की प्लेट पे वोल्टेज है उसे हम चेंज कर रहे हैं 48 से 50 पे लेके जा रहे हैं। ओके, साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट इंक्रीज हो जा रहा है। 60 मिली एम्पियर था, बाद में 70 मिली एम्पियर हो गया। ओके, तो जब ये दोनों पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं तो फिर हमारे डायनामिक जो रेजिस्टेंस भैया होंगे वो कैसे शांत रह जाएंगे, उनको भी चेंज होना पड़ेगा। ओके, तो ये भी चेंज होंगे। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द डायनामिक रेजिस्टेंस। अब हमको डायनामिक रेजिस्टेंस बताना है कि क्या होगा। डायनामिक रेजिस्टेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। ओके, अगर स्मॉल चेंज हो रहा है वोल्टेज एंड करंट में तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस होता है डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई। डेल्टा वी 2 वोल्ट में चेंज हो रहा है एंड डेल्टा आई 10 मिली एम्पियर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ मिली के लिए 10⁻³ यूज़ करेंगे। डायनेमिक रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा 200 ओम। ये हमारा जो आंसर आया है वो ऑप्शन ए में दे रखा था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 40 है, और इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसका डायरेक्टली मैं पहले ही आंसर बता देता हूँ, ए मोमेंटम होगा। कुछ यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आप उसे एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। ओके, देख लेंगे कि कैसे क्या होता है। 2 ही लाइन लिखी है, ज़्यादा नहीं लिखी है। ये वाली पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और गैस को हीट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि मोमेंटम हमारा बढ़ जाएगा, और मोमेंटम बढ़ने से विस्कोसिटी ऑफ गैस इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, तो ये एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसे एक बार देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रॉब्लम को देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन करके लाइए। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और मस्त रहिए, ध्यान रखिए। ओके।